बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के इस क्लास में एटॉमिक साइज के आगे की बात करेंगे और आयनिक साइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नाम से पता चल रहा है आयनिक साइज मीन्स आयन का साइज, एटॉमिक साइज मीन्स एटम का साइज। तो एटम में जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वो एटम पे चार्ज आता है और उस चार्ज एटम को हम लोग आयंस कहते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि आयंस दो तरह के होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो केटायन बनेगा यानी पॉजिटिव चार्ज एटम, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो एनायन बनेगा यानी निगेटिव चार्ज एटम। तो हमें आयन का साइज देखना है, यानी आयनिक साइज सिंपली हो जाएगा साइज ऑफ आयंस, आयंस के साइज। तो हम लोग आयंस के अंदर पढ़ चुके हैं कि आयन दो तरह का होगा। तो एक को हम लोग कहेंगे केटायन और एक को हम लोग कहेंगे एनायन। तो अगर हम लोग आयनिक साइज की बात करें तो आयनिक साइज भी उस हिसाब से केटायनिक साइज एंड एनायनिक साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। केटायन का साइज केटायनिक साइज और एनायन का साइज एनायनिक साइज। अब यहां पर देखो, मैं पहले जनरलाइज बात करूंगा। जनरलाइज बात यह है कि जो पेरेंट एटम होते हैं या सिंपली एटम कहा जाए, पेरेंट एटम का साइज बड़ा होता है उसके केटायनिक साइज से। ये साइज का ऑर्डर है। पेरेंट एटम हम उस एटम को कहते हैं जिससे केटायन या एनायन बनता है, जबकि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पेरेंट एटम से बड़ा साइज हो जाता है एनायन का, यानी एनायन का साइज बड़ा होगा अपने पेरेंट एटम से, जबकि केटायन का साइज छोटा होगा अपने पेरेंट एटम के। तो एक एग्जांपल से चीजों को समझा जाए, जैसे मान लो सोडियम है, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके अंदर 3 ऑर्बिट हैं। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो ये बन जाएगा सोडियम पे प्लस चार्ज, और अब इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। सिंपल सी बात है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जिसकी वजह से सोडियम पर एक प्लस चार्ज आ गया। एटॉमिक नंबर इज स्टिल 11 एंड मास नंबर इज स्टिल 23। पढ़ाया गया है न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब इलेक्ट्रॉन जाता है या आता है, ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जाता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है। मतलब न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियस हमेशा एटम का और आयंस का कांस्टेंट होता है। यानी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, एंड मास मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों के दोनों न्यूक्लियस में है। तो एटॉमिक नंबर और मास दोनों का ताल्लुक न्यूक्लियस से है और न्यूक्लियस कांस्टेंट होता है। इसीलिए आप देखिए कि इसका भी 1123, इसका भी 1123, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर पे डिफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एटम है और ये आयंस है। इसमें इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले ज्यादा है या इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए ये केटायन है। तो बहरहाल यहां पर अगर हम लोग देखें तो साफ साफ हमें समझ में आ रहा है
कि जो सोडियम था उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 थे, 3 ऑर्बिट था, जबकि आयन जब बना तो नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गए 2, 2 ही ऑर्बिट है K और L, जबकि इसमें KLM तीसरा ऑर्बिट है। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था एटॉमिक साइज का, तो उसमें आपको फैक्टर पढ़ाया गया था। सबसे पहला फैक्टर था नंबर ऑफ ऑर्बिट, दूसरा फैक्टर था Z इफेक्टिव, जिसको सिंपली आपको कहा था मैंने कि 9th लेवल पर आप समझें Z इफेक्टिव मीन्स Z मीन्स न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज, ऑर्बिट बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, और Z या Z इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चूंकि Z और Z इफेक्टिव क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा। तो पहला पॉइंट जो नंबर ऑफ ऑर्बिट था उसको सबसे पहले देखते हैं। अगर ऑर्बिट सेम होता है तब आप जाते हैं दूसरे फैक्टर पे, यानी Z या Z इफेक्टिव पर, और Z इफेक्टिव का इनवर्सली रिलेशन होता है साइज, यानी Z की वैल्यू बढ़ेगी साइज की वैल्यू घटेगी। खैर यहां पर N से ही पता चल गया कि पेरेंट एटम का साइज अपने केटायन के साइज से बड़ा है। पेरेंट एटम का साइज क्योंकि ज्यादा ऑर्बिट का है और केटायन का साइज कम ऑर्बिट का है। इससे पता चल गया हमें कि एटम जो होंगे केटायन के मुकाबले उनका साइज बड़ा होगा। यहां तक तो बात हो गई। इसमें मेन कंफ्यूजन है एनायन के साइज में। तो एनायन के साइज की तरफ मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। सबसे पहले मैं इसी में एक दो एग्जाम्पल और देखता हूं। मिसाल के तौर पे हम लोग केटायन की तरफ ही रहेंगे। ये पहला एग्जाम्पल हमने दिया था, एग्जाम्पल फर्स्ट, सोडियम और सोडियम आयन में। एग्जाम्पल सेकंड समझो। एग्जाम्पल सेकंड है, मान लेते हैं मैग्नीशियम एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तब भी ये केटायन बन गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया गया तब ये बन गया Mg+2। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28। यानी हमने मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और मास नंबर 24 होता है। जरूरी नहीं है कि आप हर बार एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखें, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिख दे रहा हूं ताकि आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी याद हो और साथ में ये पता चले कि एटम से जब आयंस बनता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होता है, यानी ऑर्बिट डिस्टर्ब होगी। ऑर्बिट के डिस्टर्ब होने की वजह से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इसके ऊपर चार्ज और साइज पे फर्क पड़ेगा, जबकि न्यूक्लियस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन सब में 12 है और न्यूट्रॉन भी सब में 12 है, मास सब में 24 है। मतलब न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड होता है एटम से आयन बनने के फेनोमेना में। अब सवाल ये उठा कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट 3, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अभी भी नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में यहां 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में यहां 1 इलेक्ट्रॉन। मगर है तो 3 ऑर्बिट ना, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 हो गया। यानी मुझे इतना बात अभी क्लियर हो चुका है कि जब हम लोग 3 ऑर्बिट और 2 ऑर्बिट को कंपेयर करें तो इन दोनों से इसका साइज छोटा है, इसमें कोई शक नहीं। मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज है तो उसका साइज छोटा है, किससे? मैग्नीशियम प्लस वाले से भी और मैग्नीशियम से भी। यानी अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो ये कहूंगा मैग्नीशियम बड़ा होगा मैग्नीशियम 2+ से, और मैग्नीशियम पे जब सिंगल चार्ज है वो भी बड़ा है मैग्नीशियम के +2 चार्ज से। क्योंकि इससे जब इसको कंपेयर करेंगे, इसमें 3 ऑर्बिट, इसमें 2 ऑर्बिट बेटा, तो 3 ऑर्बिट वाला 2 ऑर्बिट से
बड़ा होगा। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3 ऑर्बिट इसमें 2 ऑर्बिट। तो 2 केटायन को भी कंपेयर कर सकते हैं, एक न्यूट्रल एटम और केटायन को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कंपेयर जो हम लोगों ने किया है अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ किया है नंबर ऑफ ऑर्बिट के बेस पर। नाउ द क्वेश्चन इज, इन दोनों को जरा कंपेयर करो। जब मेटल से केटायन बना यानी एटम से केटायन बना है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम यानी पहला फैक्टर सेम हो गया। ये तो हम लोगों ने सोडियम को बआसानी इसलिए समझ लिया क्योंकि सोडियम के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करने पे चेंज हो रहा था। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन चेंज होने पे ऑर्बिट का नंबर चेंज हुआ है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन चेंज होने पे नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है। तो चलते हैं, हम लोगों ने एटॉमिक साइंस में पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो जाएं जैसा कि पीरियड में होता था तो आप आते थे दूसरे फैक्टर पे और दूसरे फैक्टर का नाम था Z या Z इफेक्टिव। तो आप जरा सोचिए, क्या इन दोनों का नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है? तो अब दूसरे फैक्टर पे आए, दूसरा फैक्टर मुझे क्या दिख रहा है? दिस इज Z। तो Z यानी एटॉमिक नंबर इज 12, एटॉमिक नंबर इज 12, Z भी सेम। पीरियड में तो 1 यूनिट बढ़ता जाता था Z की वैल्यू, जैसे लिथियम के लिए 3 था, बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर 4 था, बोरॉन का 5 था, कार्बन का 6 था, नाइट्रोजन का 7 था, ऑक्सीजन का 8 था, फ्लोरीन का 9 था, बढ़ता जा रहा था 1 यूनिट। तो Z की वैल्यू बढ़ रही थी जिसकी वजह से Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा था और Z इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से साइज घट रहा था। तो पीरियड में साइज डिक्रीज होते हैं। तो वहां ऑर्बिट सेम था लेकिन Z अलग अलग था। इस बार आप क्या देख रहे हैं कि Z भी सेम है। चलिए सिग्मा देखते हैं। मैंने बताया था सिग्मा अंदर के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, और बेटा याद रखना है अगर N सेम हो गया, N सेम हो गया तो सिग्मा भी सेम आएगा। तो इसलिए सिग्मा तो बहुत बड़ी चीज अब आपके लिए रही नहीं। आप तो सिंपली सोचो नंबर ऑफ ऑर्बिट। व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्बिट इज सेम, N इज सेम, N इज सेम, सिग्मा इज सेम। तो ऑर्बिट N सिग्मा आपके लिए अभी तक के हिसाब से या कॉन्सेप्ट से एक जैसी चीज होंगी। हाँ, ये और बात है कि सिग्मा को हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं या शील्डिंग पावर कहते हैं। डिफिनेशन के हिसाब से कहा जाएगा कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को जिस ताकत से रिपेल करते हैं उसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। तो चलो वो भी निकाल लेते हैं बेटा। अंदर के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये तो तीसरा ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो अंदर के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो N सेम था तो सिग्मा भी सेम आया, दोनों सेम एटम और आयन है तो Z की वैल्यू भी सेम आई। क्या हम लोग यहीं पर Z इफेक्टिव सोचें? Z इफेक्टिव, जब Z इफेक्टिव आप सोचेंगे तो Z माइनस सिग्मा यानी 12 माइनस 10 दैट इज 2। यहां पर सोचो बेटा Z इफेक्टिव अगेन 2, 12 माइनस 10। तो आपने पढ़ा था कल तक कि जो हमारा एटॉमिक साइज है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसी 2 फैक्टर पर आपने पढ़ लिया ग्रुप और पीरियड में तकरीबन सारे एटम का साइज, कि ग्रुप में N की वैल्यू बढ़ती जाती है यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट। N की वैल्यू बढ़ने की वजह से हम ये बात जानते हैं कि साइज बढ़ेगा। 13 ग्रुप एक्सेप्शन केस था, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वाला केस। उसमें याद रखा गया था गैलियम छोटा हो गया था, एल्युमिनियम बड़ा हो गया था। एल्युमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है, इस वजह से भी याद रख सकते हैं। या गंगा कहा था गैलियम को और कहा था गंगा छोटी हो गई है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। पीरियड में देखते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम था तो Z बढ़ता जा रहा था, Z बढ़ने की वजह से Z इफेक्टिव बढ़ता जा रहा था, Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज छोटा होता जा रहा था। इनर्ट गैस में वंडरवाल फोर्स का या वंडरवाल साइज का कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से आप ये मानिएगा कि वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है। मगर पूरे ग्रुप और पीरियड को जब हमने पढ़ा यानी पीरियोडिक टेबल को, तो ये पाया कि साइज 2 ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, पहले नंबर ऑफ ऑर्बिट और उसके बाद Z इफेक्टिव। लेकिन
जब नंबर ऑफ ऑर्बिट भी सेम हो जाए, जेड इफेक्टिव भी सेम हो जाए, तब क्या साइज सेम होता है या कोई और फैक्टर है? तो यस, तीसरा फैक्टर भी है बेटा, यानी आयनिक साइज के लिए तीसरा फैक्टर आया है। ये तीसरा फैक्टर जो आया है ये सिर्फ और सिर्फ आया है फॉर आयनिक साइज। आयनिक साइज, एटॉमिक साइज सिर्फ दो फैक्टर पे निकलेंगे, दैट इज एन एंड जेड इफेक्टिव। एन के लिए ग्रुप है, जेड इफेक्टिव के लिए पीरियड है। लेकिन आयनिक साइज तब निकाला जाएगा जब, या तीसरा फैक्टर तब निकाला जाएगा जब नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड जेड इफेक्टिव बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम हो जाए। तो तीसरा फैक्टर क्या है वो सुनो, तीसरा फैक्टर कहलाता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इसको सिंपली कह दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक साइज दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कब निकालना है? उस वक्त निकालना है बेटा जब ये बात मान ली जाएगी कि एन और जेड इफेक्टिव सेम है। अब ये क्या है इसको थोड़ी देर में एग्जांपल पे समझाएंगे, लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं उसका साइज ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं वहां साइज ज्यादा है, यानी तीन फैक्टर आपको ज़हन में रखने हैं, एन ज्यादा साइज ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा साइज कम, और फिर तीसरा फैक्टर आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो साइज ज्यादा, यानी एन और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला फैक्टर है एन, तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और Z इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि सेकंड फैक्टर था। तो अब बताओ मुझे, N तो सेम है, Z इफेक्टिव सेम है, अब क्या मैं यहां तीसरा फैक्टर लगाऊंगा? तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गिनो बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनना है, अंदर वाला भी बाहर वाला भी। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन गोया सिग्मा और बाहर का इलेक्ट्रॉन बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ दो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन इज 12 और यहां टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां है? यहां। साइज क्या हो गया? ज्यादा। तो ये तीसरा फैक्टर समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिया था, हालांकि मैं इस पे आऊंगा, अभी मैं सीधे आ जाता हूं अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पर एनायन के साइज में। मान लो हमने एक एनायन लिया, क्लोरीन एटम, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर दिया तो ये बन गया क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसके अंदर 3 ऑर्बिट हो गए, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 7। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो अब इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा 288। तो आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले मैंने क्या फैक्टर बताया था आपको? द फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। जब भी कंपेयर करना हो साइज, सबसे पहले ऑर्बिट देखेंगे। क्लोरीन एटम के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है और क्लोरीन एनायन के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है। पहला फैक्टर तो सेम हो गया। चलो दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं। दूसरा फैक्टर हमारा जो है वो क्या है? तो दूसरा फैक्टर हमारा Z इफेक्टिव है या Z है? तो Z कितना पाया बेटा? 17। यहां Z कितना पाया बेटा? 17। Z की वैल्यू सेम हो गई क्या? क्या हम लोग सिग्मा की वैल्यू देखें? मैंने बताया था n सेम होगा तो सिग्मा भी सेम। सिग्मा कितने हो गए? 10। सिग्मा कितने हो गए? 10। अब बताओ Z इफेक्टिव कितना हो गया? तो जवाब आएगा Z इफेक्टिव 17 माइनस 10 दैट इज 7। Z इफेक्टिव इज 7। तो एनायन के साइज में आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि N और Z की वैल्यू सेम है। केटायन में तो कभी कभी ऑर्बिट चेंज हो जाता है बेटा, केटायन में तो ऑर्बिट चेंज हो जाता है। तो याद रखोगे एनायन के केस में ये वाला फैक्टर लगना ही लगना है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन।
तो अब हम लोग तीसरे फैक्टर के बिना पर कह सकते हैं कि इस क्लोरीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई, तो 17 थे, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई, तो 18 थे। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां साइज ज्यादा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां साइज ज्यादा। तो ये रीजन है तीसरे फैक्टर को समझने के लिए। तीसरा फैक्टर समझने के लिए आपको ये बात जाननी होगी कि जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां साइज ज्यादा होगी, और जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां साइज कम होगी। अब इसको एक मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हम लोग दो कॉन्सेप्ट एटॉमिक साइज में पढ़कर आए हैं, दैट इज एन एंड जेड इफेक्टिव। बस तीसरा फैक्टर आयनिक साइज में इंट्रोड्यूस किया है मैंने, जिसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे 7 लोगों ने सराउंड किया, घेरा, एक गोला बनाया और कहा कि घेरेंगे। तो 7 लोगों ने मुझे घेरा। मान लो मैं क्लोरीन हूं और मुझे कहा जा रहा 7 लोग घेर रहे हैं, 7 लोग। अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही देखना चाह रहा हूं, क्योंकि डिफरेंसेस इनकी वजह से है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से डिफरेंसेस है। इसमें भी जब ऑर्बिट का नंबर सेम हो जाता है तो डिफरेंसेस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 1, यहां 7 और यहां 8, तो डिफरेंसेस तीसरे ऑर्बिट पे आ रहा है, जो कि अंदर के ऑर्बिट सब सेम है। तो मैंने अपने आप को क्लोरीन एटम इस वक्त माना और ये कहा कि 7 लोग मुझे घेर लेंगे। अब 7 लोगों ने जब घेरा तो कुछ दायरे में घेरा, कुछ डिस्टेंस बनाया मुझसे और वहां से सराउंड किया। पूरी तरह से वो सराउंड किए हुए हैं एक दूसरे को, इस तरह से, यानी एक आदमी थोड़ी दूर पर है, दूसरा उसी से बिल्कुल सटा हुआ, इस तरह से बिल्कुल सराउंड किया है मुझे, और मेरे से उनकी दूरी एटॉमिक साइज कहला रही है। अब हो क्या रहा है कि एक आदमी और आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं भी इमरान सर को अब घेरूंगा। तो वो 7 लोग जो बिल्कुल एक दूसरे से सटे सटे थे, अब वो क्या करेंगे, उस 8वें आदमी के लिए स्पेस बनाएंगे कि आओ तुम भी एडजस्ट हो, 8वां। अब उस आदमी के लिए जो जगह वो बनाएंगे, तो डेफिनेटली सोचिए प्रैक्टिकली आप वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा पीछे के डायरेक्शन में मूव होंगे, तब स्पेस बनेगा। आगे की तरफ आएंगे तो स्पेस नहीं बनेगा। मैं यहां हूं, ये घेरा है, तो उनको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव होना होगा। वो पीछे की तरफ मूव करेंगे, साइज बढ़ जाएगा और 8वां आदमी आएगा और आकर एडजस्ट होगा। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसी ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन खुद को रिपेल करना शुरू करेंगे, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, रिपल्सन। इसी को मैं इस एग्जांपल पर समझाता हूं कि मान लो सराउंड किया गया है, अब इलेक्ट्रॉन को आना है तो उस ऑर्बिट को एक्सपैंड करना होगा, खुद को, उसको एडजस्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आता रहेगा ऑर्बिट एक्सपैंड होता रहेगा, ऑर्बिट के एक्सपैंड होने पर साइज बढ़ता रहेगा। अब मान लो दूसरा कंडीशन कि नहीं सर, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते और निकाल कर Cl+ बना लेते, यानी पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव तीनों कंपेयर कीजिए, केटायन, न्यूट्रल, एनायन। तो वही कंडीशन, 7 लोग हैं, एक डिस्टेंस को हम लोगों ने एटॉमिक साइज कहा है। अगर एक आदमी चला गया, अब कितने बच गए, 6। तो उस आदमी जो यहां से गया है उसकी जगह को भरने के लिए अब वो सारे लोग थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे लेंगे, मतलब करीब आएंगे। तो देखा आपने कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को आप निकालते चले जाएंगे वैकेंसी क्रिएट होती चली जाएगी। उस खाली जगह को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन करीब करीब आएंगे, करीब करीब आने पर साइज रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो मैं कंक्लूजन के तौर पे सिर्फ इतना बताता हूं कि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, और जब आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करा रहे हैं यानी निकाल रहे हैं तो साइज घट रहा है। इसी को तीसरे पॉइंट पे कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनके बीच में उतना रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने की वजह से एक्सपैंड कर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम है तो एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो साइज उसकी कम मानी जाएगी। तो यही रीजन है कि आप जरा सोचें, यहां एक न्यूट्रल एटम है,
एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से वैकेंसी क्रिएट हुई, साइज कम हो गया तो इसका साइज छोटा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो अब अगर और इलेक्ट्रॉन निकालिएगा साइज और रिड्यूस्ड होगी, तो साइज कम हो गई। और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालिएगा साइज कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो साइज बढ़ेगी। तो इन जनरल हम लोग ये बात कहेंगे कि मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल है, एक न्यूट्रल एटम हमने कंसीडर किया ए, कोई भी एटॉमिक नंबर का, कितने भी ऑर्बिट का हो सकता है, कोई एक एटम है ए, इसका अपना एक साइज है। हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ली, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 प्लस चार्ज आ गए, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला 3 प्लस चार्ज आ गए। एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रल में इंट्रोड्यूस कर दिया, ए निगेटिव बन गया, एक और इंट्रोड्यूस कर दिया 2 निगेटिव आ गए। उसी तरीके से एक और इंट्रोड्यूस अगर हम लोग कर दें इलेक्ट्रॉन तो क्या 3 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब देखिए हमें इसका साइज लिखना है, यानी मैंने इसी क्वेश्चन में एक न्यूट्रल बनाया, फिर केटायन बनाए, फिर एनायन बनाए। तो देखिए अगर सेम एलिमेंट है तो ऑर्डर ये आएगा कि इन दोनों में जरा सोचें, इसमें से किसका साइज बड़ा होगा, तो इसका, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे साइज कम होता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे साइज बड़ा होता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं साइज बड़ा हो रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो रहे हैं साइज छोटा हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक पेरेंटल एटम है। पेरेंट एटम इधर अगर आप देखें तो ये कहलाएगा केटायन, केटायन, और इनको अगर देखें तो ये कहलाएगा एनायन। ये दोनों आयन हैं। तो अगर आप एटम से आयन को कंपेयर करें तो क्या आप देख रहे हैं कि केटायन का साइज छोटा है, एटम का साइज बड़ा है, और एनायन का साइज बड़ा है। तो एनायन पेरेंटल से बड़ा होता है लेकिन केटायन छोटा होता है। और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो आप देखें ना, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी यहां है, और इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अगर पाया जा रहा है तो यहां पाया जा रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे साइज बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे साइज रिड्यूस्ड होगा। यही कॉन्सेप्ट है हमारा आयनिक साइज का। तो यही रीजन है कि जो मेटल होते हैं, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और लूज करके केटायन बनाते हैं। मेटल कहते ही उसको थे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कंडीशन, मतलब कंडीशन को फुलफिल करे। अब मेटल और केटायन में क्या हो रहा है, मेटल का साइज हमेशा बड़ा होगा अपने केटायन के साइज के। अब मेटल के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आयरन है। अब ये आयरन या तो +2 बनाता है या ये +3 बनाता है। तो ये दोनों केटायन, ये न्यूट्रल एटम। अब इन दोनों में देखो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तब ये बना है। यानी जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा साइज छोटा होता चलेगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज। अगर हम लोग इसी को नॉन मेटल पे पढ़ें तो नॉन मेटल हम उसको कहते थे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता था, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये एनायन बनाता था, निगेटिव चार्ज। तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो निगेटिव चार्ज का साइज बड़ा होता है। चलो देखते हैं। एक एटम अपने मन से मान लिया हमने ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऊपर 1 माइनस, एक और ऊपर 2 माइनस। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो साइज का ऑर्डर ये आएगा, जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता चला जाएगा साइज की वैल्यू कम होती चली जाएगी। यानी केटायन होना साइज का घटना है,
एनायन होना साइज का बढ़ना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक साइज। आयनिक साइज में बेटा एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का। हालांकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए यानी कांस्टेंट। एग्जाम्पल पे देखो, एग्जाम्पल ये है कि नाइट्रोजन था, इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज, ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज, फ्लोरीन है, इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज। मान लेते हैं सोडियम हमने लिखा, सिर्फ आयन ही ले रहा हूं, 1 प्लस चार्ज। मैग्नीशियम लिया, इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज। एल्यूमिनियम लिया, इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे सोचें तो आपने अभी ये क्या सोचा था, आपने सोचा था इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऐड होगा साइज बड़ा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा दिया और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाने पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हुआ, वो ऑर्बिट एक्सपेंड कर गया, साइज बड़ा हो गया। यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि आपने पहले ही यह मान लिया है कि सब के अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन बोलूं तो 10 है, 10 है मींस 2 और 8। इसका वैसे एटॉमिक नंबर 7 होता है बेटा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड किया गया तो ये 10 हो गए। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, 10 हो गया। और 10 को ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन से लिखते हैं जिसमें पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 2, नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 2, सिग्मा इज 2। अंदर के ऑर्बिट को सिग्मा कह रहे हैं। और टोटल इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है, टोटल इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है बेटा। टोटल इलेक्ट्रॉन को बाद में दिख रहा हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वो तो सेम ही है 10। यहां पर भी नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 2 एंड सिग्मा इज ऑल्सो 2। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके 10, नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 2, सिग्मा इज 2। 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया गया है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 2, सिग्मा इज 2, अंदर के ऑर्बिट। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया गया, 2 8। एल्युमिनियम का 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया गया, 2 8। तो अगर आप गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। इसीलिए तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो क्या अब आप इसका साइज बता सकते हैं? एन भी सेम है बेटा, एन, सिग्मा, इलेक्ट्रॉन सब सेम है, तो क्या अब आप इनका साइज बता सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का? बोलिए। हाँ बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए साइज में 3 ही फैक्टर हैं और आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप आइए। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? एन, एन तो सेम हो गया बेटा। एन जैसे ही सेम हो गया अब आप सीधे जेड पे आ जाओ या जेड इफेक्टिव पे आ जाओ। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि सेम एटम लेते थे, सोडियम उसी से केटायन बनाते थे, आयरन उसी से केटायन बनाते थे, क्लोरीन उसी से एनायन बनाते थे, ऑक्सीजन उसी से एनायन बनाते थे। सेम एलिमेंट का केटायन एनायन बनेगा तो आप ये बात मान लीजिए वो सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाला जाएगा। यही जो तीसरा फैक्टर था, क्योंकि Z की वैल्यू सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही बन सकता है क्योंकि Z की वैल्यू सेम हो चुकी है। लेकिन
जब एलिमेंट अलग अलग हो तो इनके z की वैल्यू अलग अलग होती है, और जब z की वैल्यू अलग अलग है तो ये z से निकलेगा। z इफेक्टिव थोड़ी देर में सोचते हैं, पहले मैं z पे बताता हूं। अब मुझे बताओ इन दोनों में z किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। तो जिसका z ज्यादा है क्या उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज छोटा होगा। z की वैल्यू बढ़ती जाएगी, साइज छोटी होती चली जाएगी। 7 8 बढ़ता जा रहा है z, साइज छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है। जरा देखो ना 12 13 13 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ 12 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? यहां, साइज छोटा हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को भी आप उसी फॉर्मेट पे समझ सकते थे जो कंक्लूजन का पॉइंट था, वो ये कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करते चले जाइएगा साइज बड़ा होता चला जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाइएगा साइज छोटा होता चला जाएगा, चाहे एलिमेंट सेम हो या अलग अलग हो। तो यहां पर जो ऑर्डर निकाला गया है उसका कंक्लूजन का पॉइंट है जेड इफेक्टिव। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमेशा जेड इफेक्टिव से निकाला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए हैं बेटा। तो जेड इफेक्टिव से जब निकालते तो कैसे निकालते हैं? क्या इसके लिए जेड की वैल्यू 7, इसके लिए जेड की वैल्यू 8, इसके लिए जेड की वैल्यू 9, इसके लिए जेड की वैल्यू 11, इसके लिए जेड की वैल्यू 12, इसके लिए जेड की वैल्यू 13। z बोलो या z इफेक्टिव बोलो एक ही बात है। z इफेक्टिव क्या होगा? z माइनस सिग्मा, 7 में से 2 चला गया 5, 8 माइनस 2 दैट इज 6, z इफेक्टिव 9 माइनस 2 7, z इफेक्टिव 11 माइनस 2 दैट इज 9, z इफेक्टिव 12 माइनस 2 दैट इज 10 और z इफेक्टिव 13 में से 2 गया 11। तो आप जरा देखें z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, साइज रिड्यूस्ड होती जा रही है, साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का फॉर्मेट हो गया। तो आप ये बात मान कर चलिए कि हम लोगों ने डील कर लिया है एटॉमिक साइज, आयनिक साइज और 3 फैक्टर टोटल होते हैं, उसी पे पूरे साइज का कॉन्सेप्ट है। और वो 3 फैक्टर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमें लगाने होते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिट देखते हैं। अगर ऑर्बिट का नंबर सेम हो गया जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में आपको दिखेगा और पीरियड में दिखेगा, या जब कोई न्यूट्रल एटम से आप एनायन बना रहे होंगे तब दिखेगा। तो खैर जब भी आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम दिख जाए आप सीधे जेड इफेक्टिव पे आ जाओ। जेड इफेक्टिव समझ में नहीं आता है आप सीधे जेड पे आ जाओ। जेड की वैल्यू से आप सोच लो कि अगर जेड की वैल्यू में डिफरेंसेस है साइज में डिफरेंसेस होगा। अगर जेड की वैल्यू भी सेम आ जाए तब लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो। ये तीनों कभी सेम नहीं होंगे कि एन भी सेम हो जाए, जेड या जेड इफेक्टिव भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए साइज कभी बराबर नहीं होती है, साइज हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर रहेगा। तो ये पूरा का पूरा साइज का कॉन्सेप्ट था। अब मैं आ जाता हूं साइज के कॉन्सेप्ट के बाद, ये हम लोग सारी बात एक साथ देखेंगे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इन जनरल, ठीक है साइज में एक्सेप्शन है, बट इन जनरल क्या होता है। इन जनरल पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें ट्रेंड ही पढ़ना है, तो मैं अब पूरी बात लिखूंगा इन ग्रुप। जितनी चीज भी हम लोग जानते हैं कि ग्रुप के अंदर क्या होता है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरी प्रॉपर्टी वैलेंसी, तीसरी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, चौथी प्रॉपर्टी सिग्मा की वैल्यू, पांचवी प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर, छठा जेड इफेक्टिव, सातवां एटॉमिक साइज, आठवां मेटालिक प्रॉपर्टी, नौवां मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी,
10वां। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। जो बहुत आसानी से कर देगा उसकी एनर्जी लो होगी, जो बहुत मुश्किल से करेगा उसकी एनर्जी हाई होगी। इसी आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी कहते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। ग्यारहवां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी। 12 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही 12 चीजें हम ग्रुप में देखेंगे और यही 12 चीजें हम पीरियड में देखेंगे। तो अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझ चुके हैं, तो एक एक करके डील करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में ऊपर से नीचे कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ग्रुप के लिए फर्स्ट, सेकंड ग्रुप के लिए सेकंड, 13 ग्रुप के लिए 3, 18 ग्रुप के लिए 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं होता है। तो आप देखें टॉप टू बॉटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही प्रॉपर्टी था ग्रुप के लिए। वैलेंसी भी कांस्टेंट होता है बेटा। फर्स्ट ग्रुप के लिए +1 जिसको हम 1 कहते हैं, प्लस चार्ज तो आता है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो इसका मतलब वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप की 1 हुई, सेकंड ग्रुप की 2 हुई, 13 ग्रुप की 3, 14 ग्रुप की 4, 15 ग्रुप की 3, 16 ग्रुप की 2, 17 ग्रुप की 1, 18 ग्रुप की 0। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आप देखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी दोनों कांस्टेंट होता है और Z इफेक्टिव कांस्टेंट होता है। ये 3 चीजें कांस्टेंट होती हैं क्योंकि Z इफेक्टिव पर डिपेंड नहीं करता है ग्रुप में साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट पर। Z इफेक्टिव कैसे कांस्टेंट है उस बात पर भी आएंगे। तो समझो ये दोनों तो हमें अच्छे से पता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ने पर सिग्मा भी बढ़ेगा, ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ने पर सिग्मा बढ़ेगा। Z एटॉमिक नंबर है, पूरे पीरियोडिक टेबल में हमेशा बढ़ता है, ऑलवेज इंक्रीजेस। Z is a nuclear charge, atomic number always increases। क्योंकि मोसले ने इसी भी ऊपर तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया है और पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर पे सजाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये तो हमेशा बढ़ता है, चाहे ग्रुप हो चाहे पीरियड हो। Z इफेक्टिव कांस्टेंट क्यों है जरा सोचो, Z भी बढ़ रहा है सिग्मा भी बढ़ रहा है और Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता था Z माइनस सिग्मा। तो अगर Z और सिग्मा दोनों की वैल्यू इंक्रीज करे तो Z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे Z मैंने कहा 3 है और सिग्मा मैंने कहा कि 2 है। अब देखो Z 3 से बढ़ के 4 हो गया, सिग्मा 2 से बढ़ के 3 हो गया। Z की वैल्यू 4 से बढ़कर 5 हो गई, इसकी वैल्यू 4 हो गई। मान लो इसकी वैल्यू 10 हो गई, क्या इसमें 5 ऐड किया, इसमें भी 5 ऐड करो। यानी Z की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू सेम रेट से बढ़ रहे हैं। जब सेम रेट से बढ़ते हैं तो Z इफेक्टिव नहीं बढ़ता, Z इफेक्टिव नहीं बढ़ता। तो जब दोनों चीजें बढ़ रही हैं सेम रेट से तो याद रखिएगा Z इफेक्टिव की वैल्यू नहीं बढ़ती। और ग्रुप में N बढ़ता है तो सिग्मा भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। मैंने एग्जांपल आपको दिया था, फिर से दे रहे हैं। मान लो लिथियम आया, बेरिल, लिथियम के बाद सोडियम आया, पोटेशियम आया, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 11, इसके अंदर 19, ये तो Z हो गया बेटा। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 281 2881। अब जरा निकालो इसका Z इफेक्टिव निकालो, तो वही हो गया Z की वैल्यू 3 माइनस इनर इलेक्ट्रॉन, इसका Z इफेक्टिव निकालो, टोटल नंबर ऑफ Z इज 11 माइनस इनर इलेक्ट्रॉन 10, इसका Z इफेक्टिव निकालो, Z इज 19 इनर इलेक्ट्रॉन इज 18, सबका डिफरेंस 1 आ रहा है क्या? तो
तो फर्स्ट ग्रुप में Z इफेक्टिव की वैल्यू 1 होती है। तो कुल मिलाकर बात क्या निकल कर आई कि अगर Z और सिग्मा दोनों बढ़े तो ये मान लीजिएगा कि Z इफेक्टिव नहीं बढ़ता है, Z इफेक्टिव कांस्टेंट होता है। R जो कि साइज है 13 ग्रुप ठीक है, एक्सेप्शन केस है, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, तो इन जनरल साइज बढ़ता है, ग्रुप में साइज बढ़ता है। साइज के बढ़ने की वजह से मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे आपको मेटल मिलेगा और अच्छे क्वालिटी का मेटल मिलेगा, क्योंकि मेटल उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी बेटा ऊपर से नीचे आने पर। ये बताऊंगा क्यों ये डिक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम आने पर। टॉप टू बॉटम आने पर साइज का है, जितने अच्छे किस्म का मेटल होगा। मेटल किसको कहते हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, बहुत आराम से कर देगा। टेंडेंसी बढ़ने का मतलब इजी टू रिलीज, तो आपको एनर्जी कम देना है। आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं वो एनर्जी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो अगर जैसे आप ऊपर हैं तो साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो आपको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी होगी। लेकिन जैसे से आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं साइज बड़ा होता जा रहा है। साइज बड़ा होने की वजह से वही इलेक्ट्रॉन अब दूर चला गया, तो वो अब न्यूक्लियस के साथ उतने स्ट्रांगली फोर्स से अट्रैक्टेड नहीं होगा, इसीलिए आप थोड़ी सी भी एनर्जी दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। तो जो बहुत कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो ये एनर्जी जो आप दे रहे हैं उसको कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप देखिए ऊपर से नीचे आइएगा तो नीचे वाले का साइज बड़ा होगा, बड़ा होने की वजह से वो आराम से निकल जाएगा, तो उसकी एनर्जी कम होगी। ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, तो जैसे से आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं ज्यादा से एनर्जी कम होती जा रही है। नीचे वाले की एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि वो बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब बहुत आसानी से कौन पॉजिटिव बन गया? तो दो अलग अलग बातें हैं बेटा। एनर्जी उसको कहेंगे जो आप प्रोवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एक कैरेक्टर है, एक नेचर है, प्रॉपर्टी है कि ठीक है भाई बहुत जल्दी पॉजिटिव बन जा रहा है। तो पॉजिटिव बहुत आराम से जो बनेगा वो सीजियम होगा, मैंने बताया भी था मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है चूंकि सबसे बड़ा साइज का एटम है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पॉजिटिविटी का उल्टा है, डिक्रीजेस। नॉन मेटल कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक्सेप्ट करना, तो ऊपर से नीचे आइएगा तो गेन करने की टेंडेंसी घटेगी, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। तो आप देखें तीन चीजें कांस्टेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, जेड इफेक्टिव। एन सिग्मा एटॉमिक साइज, मेटालिक प्रॉपर्टी, बेसिक नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एक्चुअली तीन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक एनर्जी का नाम है, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब डिक्रीज करेंगे। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है ये सब, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है। वैसे भी देखिए मेटेलिक प्रॉपर्टी का उल्टा होता है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी का उल्टा होता है एसिडिक प्रॉपर्टी। तो यहीं पे चाहे तो ये सब बात भी लिख सकते हैं कि अगर आपसे एसिडिक पूछा जाए तो बेसिक का उल्टा है बेटा, एसिडिक डिक्रीज होगा क्योंकि बेसिक इंक्रीज किया है। मेटेलिक का उल्टा नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, दिस इज डिक्रीजेस। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, एसिडिक डिक्रीज करेगा, बाकी ये सब एनर्जी डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अभी डिफरेंसेस बताते हैं। तो ग्रुप में आपको ये सब बातें जहन में रखनी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, वैलेंसी कांस्टेंट, Z बढ़ रहा है, सिग्मा बढ़ रहा है, N के बढ़ने की वजह से, N के बढ़ने की वजह से सिग्मा बढ़ रहा है, सिग्मा और Z दोनों बढ़ रहे हैं इसलिए Z इफेक्टिव नहीं बढ़ रहा है। N के बढ़ने की वजह से रेडियस बढ़ गया, साइज बड़ा हो गया।
अब सारी प्रॉपर्टी साइज पर है बेटा, साइज अगर बड़ा हो गया तो वो बहुत अच्छा मेटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, और लूज करने के बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बनेगा जो कि हाई हो गया। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो डिक्रीज करता ही है, ये दोनों नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक डिक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड है ग्रुप में इन जनरल। इसी को अगर हम लोग पीरियड में पढ़ें तो आप पहले इस पूरे को उतार लीजिए, क्योंकि मैं इसी को एडिट कर दूंगा, इसमें इतने ही पॉइंट हमें डील करने हैं पीरियड्स में भी। तो ये सारा का सारा कंक्लूजन का पॉइंट है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो इसे उतार लीजिए, और ग्रुप के अंदर जितनी चीजें होती थी वो डील कर लिया हमने। इन्हीं चीजों को अगर हम लोग पीरियड में पढ़ें, पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट से राइट की तरफ जाना। तो अब आप मुझे बताएं, पीरियड में ये प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स क्या होंगे पीरियड के अंदर? इन्हीं ट्रेंड्स को हम लोग पीरियड में अगर पढ़ें तो क्या ऑर्डर आता है? देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में लगातार इंक्रीज करता जाता है। पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा इंक्रीज करता चला जाएगा 1 से लेकर 8 तक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में इंक्रीजेस करेगा, इंक्रीजेस का रेंज जो है वो 1 to 8 है, कंटिन्यू इंक्रीज करता चला जाएगा। जबकि वैलेंसी के बारे में मैंने बढ़ाया था कि शुरू में इंक्रीज करेगा, increases valency and then decreases इंक्रीज करना शुरू करता है 1 से लेकर 4 तक, एंड देन 4 to 0। 1 से 4 तक, फिर 4 से 0 तक, मतलब 4 कॉमन है, यानी 14 ग्रुप तक इंक्रीज और उसके बाद डिक्रीज, 4 से ही वहीं से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। खैर, नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट होता है, पीरियड में ऑर्बिट नहीं बढ़ता, सेम रहता है। देखो, अगर n नहीं बढ़ा है बेटा तो सिग्मा भी नहीं बढ़ना है, सिग्मा भी कांस्टेंट होना है। और z तो एटॉमिक नंबर है, वो तो हमेशा इंक्रीज करेगा। तो z बढ़ा लेकिन सिग्मा नहीं बढ़ा, यानी z माइनस सिग्मा का नाम है z इफेक्टिव। तो आप सोचो, z मेरे लिए 3 था, सिग्मा मेरे लिए 2 था, z बढ़कर 4 हो गया, सिग्मा वहीं का वहीं है, चूंकि सिग्मा कांस्टेंट है, लेकिन z को आप बढ़ा रहे हैं। तो z को आप बढ़ाते रहिए, सिग्मा को कांस्टेंट रखिए। अब जरा डिफरेंस निकालिए, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 4 4। क्या z इफेक्टिव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? z इफेक्टिव के बढ़ने के पीछे रीजन क्या है कि z की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन सिग्मा की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो z इफेक्टिव बढ़ता है। बेटा, z इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से साइज घट जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, चूंकि साइज ही मेटेलिक प्रॉपर्टी है,
मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा तो नॉन मेटेलिक इंक्रीजेस। सबका कनेक्शन है, साइज पे डिपेंड करता है मेटेलिक प्रॉपर्टी, साइज के डायरेक्टली है मेटेलिक, मेटेलिक का उल्टा है नॉन मेटेलिक। मेटल बनाते हैं बेस, मेटेलिक डिक्रीज किया तो बेसिक डिक्रीज करेगा, बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, और एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा है इस वजह से, क्योंकि नॉन मेटेलिक बढ़ा है। नॉन मेटेलिक इसलिए बढ़ा है क्योंकि साइज घटा है। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मैंने कहा था नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है बेटा, तो इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, आसानी से पॉजिटिव चार्ज एक्वायर नहीं करेगा, साइज छोटा हो गया। साइज बड़ा होगा आसानी से कर लेगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाई है, और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे तुरंत आयोनाइज हो जाएगा या तुरंत इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी साइज का उल्टा है या नॉन मेटेलिक है, इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीजेस। तो ये है हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर। तो आप अगर गौर से समझें बात को, यहां से साइज को, शुरू का 6 को मैं बाद में डील करूंगा। साइज पर ग्रुप मैंने कहा था इंक्रीज, पीरियड में कह रहा हूं डिक्रीज, जस्ट उल्टा है। ग्रुप में कहा था मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज, यहां कह रहा हूं डिक्रीज। नॉन मेटेलिक इसी का उल्टा हो जाता है, वहां ग्रुप में कहा था डिक्रीज, यहां पीरियड में कह रहा हूं इंक्रीज। बेसिक कैरेक्टर वहां ग्रुप में पढ़ा था इंक्रीज, यहां कह रहा हूं डिक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर वहां ग्रुप में कहा था डिक्रीज, पीरियड में कह रहा हूं इंक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने कहा था कि ग्रुप में डिक्रीज करेगा क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, आसानी से चला जाएगा, और पीरियड में बेटा इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वहां बताया था मैंने कि बहुत आसानी से हो रहे थे, तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, यहां डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वहां डिक्रीज किया था, यहां इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां डिक्रीज किया था, यहां इंक्रीज। तो आप देखें बिल्कुल 7 से लेकर 12 तक जितनी प्रॉपर्टी हमने डील की, उसका ऑर्डर ग्रुप और पीरियड में अलग अलग है, बिल्कुल रिवर्स है एक दूसरे का। जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पहले ही डील कर चुके हैं, एन सिग्मा जेड जेड इफेक्टिव पहले ही डील कर चुके हैं एटॉमिक साइज को जब डिस्कस कर रहे थे। ये चारों बातें हमने पढ़ी थी, एन सिग्मा जेड जेड इफेक्टिव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पहले ही डील कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ट्रेंड है ग्रुप और पीरियड में इतनी सारी बातें जो आप जानिए। हमारे कोर्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड एक ही सवाल आता है, जिसको मैंने बता दिया था कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम कौन है, तो क्लोरीन। जबकि मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव कौन है, तो जवाब है फ्लोरीन। अब सवाल हुआ इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। बहुत सारे लोग इन दोनों के डिफरेंस सेम बताते हैं, जबकि सेम है नहीं। आपको एक मिसाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, एफिनिटी क्या है। वैसे हमारे कोर्स में सिर्फ निगेटिविटी है, एफिनिटी नहीं है। एफिनिटी जैसे ही आप 11th में जाते हैं, वहाँ जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आप पढ़ेंगे, तो वहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं या आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं, वो हमें पढ़ना होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये 3 प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ना होता है क्लास 11th में जाकर। और वहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एसपीडीएफ यानी सब सेल के ऊपर आ जाता है या ऑर्बिटल पर आ जाता है, तो वहाँ ऑर्बिटल पर भी ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की जाती है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करती है। खैर, यहाँ हम लोग ट्रेंड के हिसाब से लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair electron or bonded electron, bonded
electron toward itself in given compound through bond. दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी the minimum amount of energy required or released to gain electron from outermost orbit of an isolated neutral gaseous atom. उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। क्या है डिफरेंसेस समझ लेते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, तो इट इज नेचर, इट इज नेचर, पहली बात। और नेचर का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, नो यूनिट। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से पता चलता है, एंथैल्पी कहते हैं एनर्जी को, यानी ये एक एनर्जी है, इट इज अ एनर्जी या इट इज एनर्जी। अब बताओ, अगर ये एनर्जी है तो क्या इसकी यूनिट होती होगी, तो हाँ, इसकी यूनिट होती है जूल, किलो जूल, कैलोरी, इसमें एक्सप्रेस करते हैं। या इलेक्ट्रोवोल्ट, एनर्जी की एक यूनिट इलेक्ट्रोवोल्ट भी होती है, तो जूल में एक्सप्रेस करते हैं, इलेक्ट्रोवोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं, है ना, किलो जूल, कैलोरी, इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एनर्जी को। तो पहला डिफरेंस तो आ गया यूनिट के ऊपर कि नेचर का कोई यूनिट नहीं होता। अब जरा आप सोचो, एनर्जी का तो एक यूनिट है 5 जूल, 10 जूल, लेकिन नेचर का क्या यूनिट होगा? नेचर में क्या क्या आएंगे? नेचर में आएगा मान लो गुस्सा, नफरत, मोहब्बत, फीलिंग्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन है। तो याद रखिएगा, यूनिट लेस टर्म है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आप डिफिनेशन पे गौर से ध्यान दें तो ये अकेले एटम के लिए नहीं है। ये कहाँ वैलिड है बेटा? तो ये कॉन्सेप्ट वैलिड है, वैलिड इन कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का कॉन्सेप्ट कंपाउंड के लिए है। यानी मिसाल के तौर पे दे रहा हूं, ए है और एक बॉन्ड है और ये बी है। याद रखिएगा, इस बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं स्टार्टिंग में, यानी ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर, बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे। इसी को कहते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है उन इलेक्ट्रॉनों को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ए और बी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैं ये शुरू में बताऊं आपको,
ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड किया, शेयर्ड करके ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब क्या होता है, अब होता ये है कि ए और बी में से जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंटरनल प्रॉपर्टी है बेटा, जिसकी ज्यादा है, मिसाल के तौर पे अगर ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ए इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, यानी ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपको ए के पास नजर आएंगे, ज्यादातर टाइम ए के पास नजर आएंगे और बी के पास नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब ए के पास नजर आएंगे तो ए के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आया है, लेकिन कंप्लीट नहीं आया है, पार्शियल आया है, इसको डेल्टा दिखाते हैं। बी के पास पार्शियल पॉजिटिव। ये तब माना गया जब ये माना गया कि ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, अपनी तरफ खींचना, यानी अट्रैक्ट, इट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन गिवन कंपाउंड। कोई कंपाउंड है उसमें अपनी तरफ खींच लेना कहलाता है। इसको मैं एक मिसाल देता हूं, मान लीजिए दो बच्चे हैं एक ही क्लास के और दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं हॉस्टल में। मान लीजिए एक हॉस्टल है, उसमें एक ही रूम में दो बच्चे हैं और दोनों पुअर फैमिली से हैं, दोनों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दो किताबें खरीद सके। तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा कि यार मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं है कि मैं पूरे कोर्स की किताब खरीद सकूं, तो ऐसा करो कि हमें तो इसी रूम में रहना है, तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं केमिस्ट्री खरीद लेता हूं, तुम फिजिक्स खरीद लो, ताकि इसी कमरे में दो सब्जेक्ट की किताब आ जाएंगी और दोनों का आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन होगा। तुम फिजिक्स की किताब खरीद लो, मैं केमिस्ट्री की किताब खरीद लेता हूं, दोनों इसी रूम में रहेंगे। तुम्हें जब केमिस्ट्री पढ़ना होगा मुझसे ले लेना, मुझे जब फिजिक्स पढ़ना होगा मैं तुमसे ले लूंगा। दोनों में ये एग्रीमेंट तय हो गया, यानी एक केमिस्ट्री की किताब खरीद के लाया, एक फिजिक्स की किताब खरीद के लाया। दिस इज केमिस्ट्री, दिस इज फिजिक्स, ठीक। अब दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया कि बीच में टेबल था, उस टेबल पर ये किताबें रख दी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सोचो, यानी इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो रहा है, इसी को कहते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, के ए और बी में जो आपस में बातचीत होगी वो इन्हीं किताबों का लेकर होगी। ए बी से फिजिक्स मांगेगा और बी ए से केमिस्ट्री मांगेगा। मान लेते हैं कि इन दोनों में से अब दिक्कत कब आनी शुरू होगी, तो ठीक है बहुत आराम से चल रहा है, जिसको जो मन कर रहा है बेचारा पढ़ रहा है, यही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दोनों के पास किताबें आ जा रही हैं, यही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल है। दिक्कत होगी बेटा एग्जाम वाले दिन, कल है फिजिक्स का पेपर, आज पढ़नी है किताबें, फिजिक्स वाला अपना मालिकाना हक दिखलाएगा, फिजिक्स किताब मेरी है मैं पढ़ूंगा। तो अब इसमें आप कह सकते हैं एक तरह से मन मुटाव पैदा हो गया। अब इन दोनों में क्या होगा वो सुनो। तो कहते हैं हम लोग कि अगर हम लोग आम जिंदगी पे आए तो उसमें भी यही होता है कि जो ज्यादा ताकतवर है वो जबरदस्ती अपनी हुकूमत कायम करना चाहेगा। यहां पर भी यही होना है कि ए क्या फिजिक्स नहीं खरीदा गया किताब था, ए को चाहिए था केमिस्ट्री पढ़ना, लेकिन चूंकि कल पेपर केमिस्ट्री का नहीं है फिजिक्स का है, तो ए क्या करेगा, बी से मान लो ज्यादा ताकतवर है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जबरदस्ती। अब बी मजबूरन में इलेक्ट्रॉन देकर रहना चाहेगा, हालांकि बी चाह रहा है इलेक्ट्रॉन खींचना, लेकिन बी कमजोर है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो मजबूत उसकी तरफ, और उसकी वजह से इसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा होता हुआ दिख रहा है। अपनी किताब तो इसके पास है ही, लेकिन इसने बाहर से सिर्फ एक किताब ली है और उस किताब की वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन कंप्लीट नहीं आया है, इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तो इसका मतलब वैलिड कंपाउंड में होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और तीसरी बात, जो चार्ज अपीयर होते हैं वो चार्ज पार्शियल होते हैं, कंप्लीट नहीं होते। और चार्ज जो हो रहे हैं वो थ्रू बॉन्ड हो रहे हैं, बॉन्ड के थ्रू। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? पहली बात ये एक एनर्जी है, दूसरी बात ये वैलिड कहां है, तो ये वैलिड है
एटम के लिए, वैलिड फॉर आइसोलेटेड एटम, मतलब इस एटम के आसपास कोई दूसरा एटम ना हो, आइसोलेटेड एटम, अकेला एटम, यही लिखवाया गया है, आइसोलेटेड। न्यूट्रल, गैसियस, यानी इसका फिजिकल स्टेट गैस हो। मान लो कोई एटम है, ये अकेला है और गैस है। अब हमें नहीं मालूम कि कौन इलेक्ट्रॉन ला के दे रहा है, ऐसे ही हवा में इलेक्ट्रॉन आके इसको मिल गया, बॉन्ड के थ्रू नहीं मिल रहा है, बल्कि इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी ने रिलीज कर दिया, दे दिया, कंप्लीटली रिलीज हो गया। जैसे मेटल, मान लो मेटल ने इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, तो मेटल आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, चूंकि मेटल और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज। तो सोडियम ही मान लो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था 281, तो वो एक इलेक्ट्रॉन उसके तीसरे ऑर्बिट से सोडियम के निकल गया। अब वो निकलकर हवा में है, और ये एटम भी हवा में है। ये मान लो क्लोरीन है 287, इसको ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, चाहे वो सोडियम से निकाला गया इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो पोटेशियम से निकाला गया इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और गेन कर लेने के बाद ये एनर्जी रिलीज करता है। क्योंकि ये स्टेबल हो गया, तो स्टेबल होने पे एनर्जी लो हो जाती है, अनस्टेबल की एनर्जी हाई होती है। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा, हम इस एनर्जी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप देखें यहां पर कंप्लीट चार्ज आ रहा है, एफिनिटी में जो चार्ज आ रहा है वो कंप्लीट आ रहा है, पूरा का पूरा निगेटिव, क्योंकि कोई मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है। यहां पर मेटल की बात ही नहीं हो रही, यहां तो बात हो रहा है कि दो एटम पहले मिलेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, फिर खींचा जाएगा, एक खींच लेगा, और ए पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, बी पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो बेसिकली डिफरेंस इन दोनों में थोड़ा सा इस मामले में है कि कोई कंपाउंड के अंदर अगर एटम इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से खींच लेता है तो उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा, दो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए थे, तो यहां पेयर्ड खींचे जाते हैं। हालांकि एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, ये खींच दूसरे का ही एक इलेक्ट्रॉन रहा है, लेकिन जब भी खींचा जाएगा पेयर्ड में, थ्रू बॉन्ड, तो एक कंपाउंड होगा, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू खींचा जाएगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जबकि यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए भी नहीं गए हैं, बस एक इलेक्ट्रॉन कहीं से हवा में आया और उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया टू गेन इट्स स्टेबिलिटी। इस फेनोमेना में जितनी एनर्जी रिलीज हुई या जितनी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, और यहाँ एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, बॉन्ड के थ्रू खींचते हैं, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में कहीं से भी आकर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, यहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसी डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं। खैर हायर क्लास में इसको डिटेल में पढ़ना है कि इन दोनों का डिफरेंसेस और क्या है, किस पैटर्न पर है। भाई डिफरेंसेस तो है ना, डिफरेंसेस होने की वजह से तो कहा गया है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, जबकि क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम। तो डिफिनेशन तक तो बात हो गई, चूंकि हमें पढ़ना यही था, तो आप सिंपल सा जानो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो साइज के उल्टा है ट्रेंड के हिसाब से। अगर हम ट्रेंड देखें तो साफ साफ कहेंगे इट इज रिवर्स ऑफ एटॉमिक साइज, मतलब जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, और जिसका एटॉमिक साइज कम उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उसी तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है जिस पे साइज डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ऑर्बिट, ऑर्बिट के बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम होगा, ऑर्बिट के बढ़ने पर, ऑर्बिट के बढ़ने पर, ऑर्बिट मतलब एन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी En मान लो लिख दिया मैंने शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इससे पता क्या चला, इन ग्रुप डिक्रीजेस, क्योंकि ग्रुप में ऑर्बिट इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, तो ग्रुप में
डिक्रीजेस, ग्रुप में डिक्रीज करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज करेगा। अब ग्रुप में डिक्रीज करेगा इसका माने ये हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ऑर्डर ग्रुप में। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो हम लोग करेंगे Z इफेक्टिव की बात। Z इफेक्टिव मतलब Z माइनस सिग्मा। ये कॉन्सेप्ट वैलिड होता है पीरियड में, चूंकि पीरियड में n की वैल्यू सेम रहती है, सिग्मा की वैल्यू सेम रहती है, Z के बढ़ने की वजह से Z इफेक्टिव बढ़ता जाता है। Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही वजह है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में जिसका साइज छोटा है वो फ्लोरीन है और कार्बन का साइज बड़ा है, तो ऑर्डर हमारा आ जाएगा कार्बन से बड़ा, ज़्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन निगेटिव की नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है जो साइज का ठीक उल्टा है, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा। एफिनिटी हमें नहीं पढ़ना है, मैंने सिर्फ डिफरेंसेस के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और डिफिनेशन वगैरह बताया। आप सिंपली बस इतना जानिए कि हाँ ये बात ठीक है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये भी रिवर्स ऑफ साइज है, रिवर्स ऑफ एटॉमिक साइज है, बट नॉट इन रेगुलर मैनर। यानी 100% नहीं होगा, कुछ कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। तो आप बस जानो रिवर्स है एटॉमिक साइज का, तो उस हिसाब से हम लोग ये बात कह सकते थे कि इन ग्रुप ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। और इन पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्योंकि पीरियड में साइज डिक्रीज करता है। तो वो जो 12 हमने पॉइंट लिखवाए थे ग्रुप ऑफ पीरियड में, उसमें भी मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ऑर्डर तकरीबन सेम बताया था। आप अभी यहीं पर मानकर चलेंगे कि ऑर्डर सेम है, बट इनमें डिफरेंसेस जरूर हैं। डिफरेंसेस होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम का नाम क्लोरीन है, Cl। जबकि इधर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम का नाम फ्लोरीन है और लीस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम का नाम सीजियम है। लीस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव का मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये हमारे पास एक तरह से इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ऑर्डर है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यानी जब एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव गैस है, तो क्या क्या बनाते हैं, तो इन जनरल जो हमें पढ़ना है मैं वो बता देता हूं आपको। हमें पढ़ना है सिर्फ दो नेचर ऑफ ऑक्साइड में। एक कहलाता है बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड भी दो तरह के होते हैं, एक अल्कली और एक होता है नॉन अल्कली। जो नॉन अल्कली होते हैं वो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल बेस, जो बेस पानी में नहीं घुले, और अल्कली होते हैं वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस।
दूसरी तरफ होता है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल ही होता है, वाटर सॉल्युबल एसिड, ये एसिड पानी में घुलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बेसिक ऑक्साइड बनाता कौन है, तो कहेंगे मेटल, बोलेंगे मेटल। मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक हैं। अल्कली यानी स्ट्रॉन्ग बेस, इसको वाटर सॉल्युबल बेस के साथ साथ हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी कहते हैं, अल्कली। अल्कली कौन होगा, तो याद रखो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सेकंड ग्रुप में एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इसमें जनरली वाटर इनसॉल्युबल जो होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक मेटल और पी ब्लॉक मेटल। जो नॉन अल्कली बेस या वाटर इनसॉल्युबल बेस बनाते हैं, ये वीक बेस होते हैं। दीज आर द वीक बेस, दीज आर द वीक बेस। अभी पता चल जाएगा बेसिक नेचर किस पे डिपेंड करता है। तो ये तो एक इन जनरल हमने बात बता दी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, और ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक कहलाएंगे। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो याद रखिएगा मेटेलिक ऑक्साइड नेचर या बेसिक ऑक्साइड इन ग्रुप, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ये इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीजेस। उसी तरीके से इन पीरियड जब आप चलिएगा तो ये डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। तो फर्स्ट ग्रुप बहुत अच्छा बेस, सेकंड ग्रुप पे आए, ये फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप की तरफ आना ये पीरियड में मूव होता है। तो आप पीरियड में चल रहे हैं तो फर्स्ट से सेकंड में जब आप आएंगे साइज घटेगा, यानी मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। तो फर्स्ट ग्रुप में एक ही एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, उसके अलावा सब स्ट्रॉन्ग। सेकंड ग्रुप में दो दो एक्सेप्शन है। और जैसे ही आप डी पर आए, थर्ड ग्रुप डी ब्लॉक, मतलब 3 से लेकर 12th तक, 3 से लेकर 12th ग्रुप तक, थर्ड टू ट्वेल्थ ग्रुप। और यहां अगर आप मेटल देखेंगे तो 13 से लेकर सिर्फ 15th ग्रुप तक मेटल हैं। बिस्मथ, नाना पापा आंटी सब बीमार बिस्मथ, वही है पी ब्लॉक का लास्ट मेटल। खैर, तो जैसे ही पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ये पीरियड में था, साइज घटता जा रहा है, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर कमजोर हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर कम। डी में आए कमजोर होना शुरू, पी में आए और ज्यादा कमजोर, यानी वीक प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी। यानी ये बेस पानी में नहीं घुलेंगे, बड़ी मुश्किल से घुलेंगे, स्प्रिंगली सॉल्युबल है, या आप ये समझें इनसॉल्युबल है, जबकि ये बहुत आराम से घुलेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में भी अगर आप कंपेयर करें तो फर्स्ट ग्रुप ज्यादा वाटर सॉल्युबल होता है कंपेयर टू सेकंड ग्रुप, यानी फर्स्ट ग्रुप के बेस जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सेकंड ग्रुप। उस तरह से ग्रुप में अगर आप देखें ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। यानी मेरा कहना यह है कि सोडियम के ऑक्साइड और पोटेशियम के ऑक्साइड और सीजियम के ऑक्साइड, इनमें ज्यादा बेसिक कौन है, या लिथियम का ऑक्साइड। ठीक है, ये सब के सब अल्कली हैं, फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड है, लेकिन ये ग्रुप में चलना है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है, ये बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया। जबकि अगर हम लोग इसी को पीरियड में देखें तो बेसिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है, जो यहां क्लासिफिकेशन से भी दिख रहा है। एसिडिक कैरेक्टर नॉन मेटल बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड एक्चुअली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम देखते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में याद रखिएगा ग्रुप में, इन ग्रुप
जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ने की वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि बेसिक बढ़ता है। ग्रुप में बेसिक बढ़ेगा, एसिडिक कमजोर। इन पीरियड, पीरियड में साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है मतलब नॉन मेटल हो रहा है, नॉन मेटल हो रहा है तो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन क्या किया, मैंने क्वेश्चन किया कार्बन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन, इनमें अगर मुझे कंपेयर करना हो कि कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है इन दोनों में, तो अब आप बताइए मुझे कार्बन और नाइट्रोजन में किसका साइज ज़्यादा है। तो कार्बन का साइज ज़्यादा है, नाइट्रोजन का साइज कम है। जिसका साइज कम वो ज़्यादा। ये पीरियड में हम लोग चले, पीरियड में हम लोगों ने चला, कार्बन नाइट्रोजन सेम पीरियड में, तो पीरियड में बेटा इंक्रीज कर रहा है एसिडिक कैरेक्टर। ग्रुप में आओ, ग्रुप में जब आप आओगे तो आप देखो, मैं ऐसे ही ले रहा हूं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के नीचे है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और कार्बन और नीचे कैसी गीत, इनमें तो ग्रुप में साइज बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ रहा है तो जो छोटा साइज होगा वो एसिड होगा, वो एसिड होगा। तो एसिडिक ऑर्डर इस तरह से निकाला जाएगा, एसिडिक ऑर्डर इस तरीके से आप निकालेंगे। हाँ, दो बातों का और ख्याल रखेंगे, वो ये है कि एसिडिक ऑर्डर सिर्फ ग्रुप और पीरियड में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ऑक्साइड एक ही नॉन मेटल कई तरह के बनाते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, कार्बन के दो ऑक्साइड हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता था तो कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता था। अब कंपेयर यही है कि इन दोनों में कौन ज्यादा है। वैसे ही नाइट्रोजन का मैं ले लेता हूं, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो सीरीज ऑफ ऑक्साइड बनाता है, N2O, N2O2, जिसमें से 2 कॉमन निकाल लोगे तो 2NO कहलाएगा। उसी तरीके से N2O3, N2O4 एंड N2O5, यहां से भी कॉमन निकाल सकते हो 2, तो ये बन जाएगा NO2। तो अब इन दोनों इन पांचों में हमें कंपेयर करना है, N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। मतलब जब सेम एलिमेंट हो जाएं, अब आप देखें सब जगह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो आप पीरियोडिक टेबल से डील नहीं कर सकते। पीरियोडिक टेबल में तब आप डील कर पाते जब अलग अलग ग्रुप या अलग अलग पीरियड में एलिमेंट होते। सेम एलिमेंट है, कार्बन एक ही जगह रखा हुआ है 14 ग्रुप सेकंड पीरियड में, कार्बन सेकंड ग्रुप 14 ग्रुप सेकंड पीरियड में, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में 15 ग्रुप में, और ऑक्सीजन तो खैर आएगा ही आएगा क्योंकि सबके हम ऑक्साइड्स पढ़ रहे हैं। तो अब कंफ्यूजन यहां ये है कि जरा मुझे ये बताया जाए कि जब पीरियोडिक टेबल में एसिडिक ऑर्डर हम निकाल रहे थे तब तो साइज वाइज पे देख लेते थे बहुत आसानी से, यहां पर कैसे देखेंगे। तो बेटा यहां देखने के लिए आप तरीका समझो कि जब पीरियोडिक टेबल फेल हो जाएगा तो आप इस तरह देखना, मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनो। सबसे पहले एसिडिक ऑर्डर लिखो, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर को निकालने का जो तरीका है वो सबसे पहले तो है इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के लिए ज़रूरी है कि एलिमेंट अलग अलग हों। पीरियोडिक टेबल में तब बात होगी जब व्हेन एलिमेंट
इज डिफरेंट। अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तो पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट लगा दो। पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? ग्रुप में एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, यहां हमने देखा डिक्रीज होगा, और पीरियड में इंक्रीज होगा, यहां देख लिया इंक्रीज हो रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन पीरियड में मूव करना। ये तो पहली बात थी जो हमने लिख दिया। लेकिन जब एलिमेंट सेम हो जाए, सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड हो जाए, तब आपको क्या करना है? जब सेम एलिमेंट के ऑक्साइड हो, तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए तुम लोग देख लेना नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एट पर एटम या पर एलिमेंट, ये पर जानना बड़ा जरूरी है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एट पर एटम। अब जरा देखो, यहां पर साइज से तो नहीं निकाल सकते थे, तो अब मुझे बताओ कि इसको कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया कि जब सेम एलिमेंट के ऑक्साइड हो तो आप ऑक्सीजन का नंबर निकालेंगे। ऑक्सीजन का नंबर यहां कितना है? 1। यहां कितना है? 2। यहां 1 है एक एटम के लिए, कार्बन एक ही है, इस फॉर्मूले में कार्बन 1 है, इस फॉर्मूले में भी कार्बन 1 है। तो याद रखो ऑक्सीजन के अलावा एलिमेंट का नंबर भी सेम होना चाहिए, नंबर भी सेम, नेचर भी सेम, तब लगाना ऑक्सीजन का नंबर जहां ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एक एक एटम है कार्बन के, ऑक्सीजन यहां 1, ऑक्सीजन यहां 2, जहां ऑक्सीजन ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। इस बात का ख्याल रखेंगे, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग फंसते हैं, उनको ये लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चूंकि ज्यादा हार्मफुल है इसलिए ज्यादा एसिड होगा। ऐसा नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्यादा हार्मफुल जरूर है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का नेचर न्यूट्रल होता है, ये उतना एसिडिक नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिडिक नेचर का है। तो जब आप एसिड और न्यूट्रल को कंपेयर करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया और इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। उसी तरीके से आप इसका ऑर्डर बताइए मुझे। मैं आपको बता दूं कि N2O का फेमस नाम है लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, इसलिए आपको इस N2O का नाम भी जानना होगा। लाफिंग गैस कहो या इसी को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो N2O होना चाहिए, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी तरीके से एक फॉर्मूला बना है NO2, इसको हम लोग कहते हैं ब्राउन गैस, ब्राउन गैस। आपको नाइट्रोजन के अंदर में 2 स्पेशल नाम याद करने को कह रहा हूं, एक N2O जब 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन हो, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, और बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड जैसा फॉर्मूला जब हो जाए NO2 तो इसको कहते हैं ब्राउन गैस। खैर, इसका ऑर्डर आपने क्या निकाला? तो जरा सोचिए, अगर आप ऑक्सीजन का नंबर देखेंगे तो यहां आपको 1, यहां आपको 1, यहां 3, यहां 2, यहां 5। तो अगर आप ऐसे ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखें तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये है चूंकि 5 है, उसके बाद ये 3 है, फिर ये है, फिर ये दोनों बराबर है। लेकिन अब आप गौर करो इस पर एटम वाले पॉइंट पर, इसके क्या माने हैं? यहां तो कार्बन का नंबर 1-1 था, क्या यहां नाइट्रोजन का नंबर 1-1 है? जवाब है नहीं। नाइट्रोजन का यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 2 है। तो आपके पास तरीका क्या है? या तो सबको 2 में कन्वर्ट कर दो, ये ऑलरेडी 2 है, इसको 2 बनाओ। अगर इसको 2 बनाना चाहते हैं तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये बनकर आएगा वही N2O2 जो मैंने लिखा था, इसी में से 2 कॉमन लेने के बाद ये ऐसा बनता है। अब सोचो ये 2 है, ठीक है, ये 2 नहीं है, इसको 2 बनाने के लिए क्या करोगे? फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो N में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो O में भी 2 से मल्टीप्लाई करना। तो NO2 जो था वो N2O4 का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट था। तो अब यहां से जरा सोचो, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन। तो जब एटम सेम हो जाए और नंबर भी सेम हो जाए तब ऑक्सीजन के नंबर पे कंपेयर किया करो, इसी को कहते हैं पर एटम। अब पर एटम का कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। 2 नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन है, तो
एक नाइट्रोजन पर ये माना जाएगा आधा ऑक्सीजन, यहां एक नाइट्रोजन पर एक ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 1 ऑक्सीजन पर एटम, यहां 3 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन पर, तो 1 नाइट्रोजन पर 1.5 ऑक्सीजन, यहां 1 पर 2 है, यहां 2 पर 5 है, तो 1 पर 2.5 होंगे। तो या तो आप 2 से डिवाइड करके एक एक पर निकाल लो। कार्बन में आसानी से इसलिए निकल गया था क्योंकि कार्बन का नंबर 1 ही था। तो जब भी कभी एसिडिक ऑर्डर आए और सेम एलिमेंट हो, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप ऑक्सीजन का नंबर देखते हुए ऑर्डर बताएंगे, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर देखने के अलावा दूसरे एटम का नंबर बराबर होना चाहिए। तो अब बताओ, N2 वाले के हिसाब से बनाऊंगा तो यहां 1 ऑक्सीजन, यहां 2 ऑक्सीजन, एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा, यहां भी 2 नाइट्रोजन, यहां भी 2 नाइट्रोजन, यहां ऑक्सीजन 2, यहां ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन जिसका ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। N2 N2, ठीक है, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4, N2 N2, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 5। तो सिंपल सी बात यह है कि आप पर एटम का मतलब समझें कि ऑक्सीजन के अलावा जो एटम है वो सेम होने चाहिए। ऑक्सीजन के अलावा एटम सेम कर दो, उसके बाद ऑक्सीजन जहां ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। तो यहां नाइट्रोजन 2 है, इसको भी 2 करो, ये 2 है, इसको भी 2 करो, ये 2 है, तो आपको पता चलेगा ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट है उसका नंबर और नेचर सेम है। उसके बाद ऑक्सीजन जिसका ज्यादा वो ज्यादा, तो इसका हमने 2 गुना करके ये पाया, तो यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, इसका 2 गुना करके हमने पाया N2O4, ऑक्सीजन 4, 1 2 3 4 5। दिस इज द एसिडिक ऑर्डर, दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। तो ये इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारा एसिडिक ऑर्डर ख़त्म हो गया, और पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का पार्ट था वो प्लस ट्रेंड दोनों ख़त्म हो गया। तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। वी विल कंटिन्यू द टॉपिक, और हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे जो मैंने छोड़ दिया था और मॉडर्न क्लासिफिकेशन से शुरुआत की थी। तो मेजर पार्ट तो क्वेश्चन का यही है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आएंगे तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वी विल कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन पीरियोडिक टेबल in next class. Thank you very much.